मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपनी इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर से मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत का प्रभाव, जिसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, इसके आंकिक प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं इसको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखने के लिए। बच्चों, सबसे पहले इस बात को आप जान लो कि फिजिक्स में आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए हमें फार्मूलों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमें सूत्र नहीं पता होंगे तब तक हम आंकिक प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे। सबसे पहले हमें सूत्रों की जानकारी करनी है, अच्छे ढंग से जानकारी करनी है। इसके बाद में जब भी कोई आंकिक प्रश्न हमारे सामने आएगा या आता है तो सबसे पहले उसको ध्यानपूर्वक हम पढ़ते हैं। इसके बाद पता करते हैं कि उस आंकिक प्रश्न में किन किन भौतिक राशियों की वैल्यू दी हुई है और किस भौतिक राशि का मान वहां पूछा है, यानी कि क्या पूछा है उस क्वेश्चन में। इतना सबसे पहले नोट करते हैं और फिर इसके बाद अपने दिमाग पर जोर डालते हैं कि यहाँ कौन सा फार्मूला यानी कौन सा सूत्र यहाँ पर फिट हो सकता है या होगा। तो थोड़ा दिमाग पर जोर डालते हैं। अगर आपने सूत्रों को अच्छे ढंग से तैयार कर रखा है तो जरूर आपके दिमाग में वो सूत्र आ जाएगा जिससे वो आंकिक प्रश्न सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले बात स्टार्ट होती है सूत्रों से यानी कि फार्मूलों से। तो इस चैप्टर के जो फार्मूले हैं, जो फार्मूले आंकिक प्रश्नों में यूज होंगे, वो सारे फार्मूले मैंने बोर्ड पर राइट डाउन किए हुए हैं। तो सबसे पहले इनको मैं रीड किए दे रहा हूं आपके लिए। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और कॉपी में इनको पहले नोट करेंगे। तो बच्चों, पूरा चैप्टर मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है और उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया है। तो ये सारे फार्मूले जो बोर्ड पर मैंने इस समय राइट डाउन किए हुए हैं, ये सारे फार्मूले आप तक पहुंच चुके हैं, पहले ही पहुंच चुके हैं। अब मैंने केवल उनको एक स्थान पर राइट डाउन किया हुआ है ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं और आंकिक प्रश्न आप आसानी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो देखिए बच्चों, हमने सूत्र नंबर 1 लिखा है विद्युत धारा I इक्वल टू Q अपॉन T। यहाँ Q आवेश है और T समय है। सूत्र नंबर 2 मैंने लिखा है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। ये फार्मूला ये व्यक्त करता है कि यदि किसी चालक पर स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है तो उस चालक पर आवेश की मात्रा है। इसको लिख सकते हैं हम आवेश की मात्रा। जहां हाँ बच्चों, प्लस चिन्ह तब आएगा जब चालक पर समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और माइनस चिन्ह तब आएगा जब चालक पर समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। E है इलेक्ट्रॉनिक आवेश जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और n तो आप समझ ही गए होंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। सूत्र नंबर 2 में मैंने विद्युत धारा के बारे में सूत्र लिखा है कि विद्युत धारा I इक्वल टू Q अपॉन T और Q का आंकिक मान यानी कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू Ne होती है। तो Ne Q की प्लेस पर हम लिख देंगे तो फार्मूला हो जाएगा I इक्वल टू Ne अपॉन T। और किसी क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करनी होती है तो वहां इस फार्मूले को हम कन्वर्ट कर देते हैं। N इक्वल टू हो जाता है IT अपॉन E। ये यहां से ही आया है। सूत्र नंबर 4 पे आते हैं विद्युत विभव V इक्वल टू W अपॉन Q। यहां आप जानते हैं कि W है Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जहां पर हम विद्युत विभव का मापन कर रहे हैं। सूत्र नंबर 5 कार्य इक्वल टू आवेश गुणित विभवांतर। सूत्र नंबर 6 ओम का नियम आप जानते हैं V इक्वल टू I इंटू R। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर V हो जिस वजह से चालक में I धारा प्रवाहित हो रही हो तो ओम के नियमानुसार V इक्वल टू I इंटू R, जहां R है चालक का विद्युत प्रतिरोध। इसके बाद सूत्र नंबर 7 पे आते हैं विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू RA अपॉन L, जहां A है चालक का परिचित क्षेत्रफल और L है चालक की लंबाई और R है चालक का विद्युत प्रतिरोध। इसके बाद सूत्र नंबर 8 पर आते हैं विद्युत प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। तो श्रेणी संयोजन में आप जानते हो कि सारे विद्युत प्रतिरोध आपस में जुड़ते चले जाते हैं जिससे कि हमें परिणामी प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। यहाँ कैपिटल R है परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध।
विद्युत प्रतिरोधों का समांतर संयोजन, तो समांतर संयोजन में परिणामी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। जितने भी प्रतिरोध हैं वो सारे प्रतिरोध इसी क्रम में हम जोड़ते चले जाएंगे। सूत्र नंबर 10, विद्युत ऊर्जा E। अब ये मास्टर फार्मूला है विद्युत ऊर्जा का, E इक्वल टू क्यू वी इक्वल टू वी आई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। जहां जिस फॉर्म की जरूरत होती है उतना फॉर्म यूज कर लिया जाता है। सूत्र नंबर 11, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा H इक्वल टू, अब बच्चों ऊष्मीय ऊर्जा को जैसा कि मैंने आपको बताया कैलोरी में मापते हैं, तो इन सारे फार्मूलों में, विद्युत ऊर्जा के इन सारे फार्मूलों में 4.2 से हम डिवीजन कर देते हैं और ये सारे फार्मूले ऊष्मीय ऊर्जा के हो जाते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ मात्रक हमें कैलोरी लिखना है। सूत्र नंबर 12, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या संबंध है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
और इसके फार्मूले, ये मास्टर फार्मूला है, P इक्वल टू QV अपॉन T इक्वल टू VI इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये फार्मूले इस फार्मूले से आ जाते हैं। सूत्र नंबर 14, यहाँ किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है ये मैंने राइट डाउन किया हुआ है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। और सूत्र नंबर 15, इसमें यूनिटों की संख्या हमसे डिटरमिन कराई जाती है क्वेश्चन में, तो इस फार्मूले से डायरेक्ट यूनिटों की संख्या आ जाती है। यूनिटों की संख्या इक्वल टू वाट गुणित घंटा बटे 1000। तो अब इन फार्मूलों को आप कॉपी में स्क्रीनशॉट के थ्रू नोट करो, इसके बाद मैं आंकिक प्रश्न हल कराना आपको बताने जा रहा हूं। अब बच्चों इन क्वेश्चनों को देखिए जो मैंने बोर्ड पर राइट डाउन किए हुए हैं, इनको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने राइट डाउन किया है कि एक चालक पर समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आवेश दिया हुआ है जो कि हम जानते भी हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। तो बच्चों देखिए बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर। तो अब उसी स्टेप बाय स्टेप पर आते हैं जो मैंने प्रोसेस आपको बताई है कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और पता करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, गिवन, सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है। गिवन, इसमें दिया हुआ है समान अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है n इक्वल टू 5। आप चालक पर आवेश की मात्रा पूछिए, यानी कि चालक पर आवेश की मात्रा Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और प्रकृति पूछिए कि आवेश की प्रकृति क्या है। और हमें क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश दिया है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। तो ये बात क्वेश्चन से निकलकर आई है। अब हम जरा अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और पता करते हैं कि क्यू के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फार्मूले हम लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़े हुए हैं और मुझे लगता है कि आपने भी अच्छे ढंग से समझ रखा होगा। तो इसमें फार्मूला आपको समझ में आ रहा होगा, Q इक्वल टू N इंटू E। कौन सा फार्मूला आ जाएगा, Q इक्वल टू N इंटू E। अब देखिए और एक बात और कि यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो आवेश की जो प्रकृति आएगी वो कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। जब इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होती है। तो पहले आवेश का आंकिक मान निकाल के देखते हैं और इसके बाद फिर प्रकृति के बारे में लिखेंगे। सूत्र का नाम लिखेंगे, सूत्र Q इक्वल टू N इंटू E से। अब यहां चाहो तो आप इस बात का जिक्र करके यहां स्टार्टिंग में ही माइनस लगा सकते हो, अगर यहां नहीं लगाते हैं तो लास्ट में लगाएंगे। देखिए बच्चों, तो Q इक्वल टू N की वैल्यू 5, E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात -19, मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, तो एक अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घात -19 और मात्रक इसका आ जाएगा कूलम। ठीक, ये आ गया हमारा आवेश कि आवेश कितना है, आवेश की मात्रा आ गई। अब देखो प्रकृति के बारे में लिखते हैं, चूंकि चालक पर
सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की क्या है बच्चों, अधिकता है, अतः आवेश की प्रकृति ऋणात्मक है, अतः चालक पर आवेश की प्रकृति कैसी होगी बच्चों, ऋणात्मक होगी। ठीक, इसके आगे आप लिख भी सकते हो कि इस प्रकार Q इक्वल टू -8.6 गुणित 10 की घात -19 और मात्रक यहां लिख देंगे कूलम। तो ये हमारा एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 यहां पर मैंने राइट डाउन किया हुआ है, ये भी बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। देखिए, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 8 इलेक्ट्रॉन कम है, चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ केस इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला है, तो यहाँ आवेश की प्रकृति आएगी धनात्मक, बाकी जो प्रोसीजर है वो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही रहेगा। देखिए बच्चों, लगाते हैं इसको। सबसे पहले गिवन में आते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है जो 8 है। हमसे पूछा है आवेश की मात्रा पूछी है, और क्या पूछा है, आवेश की प्रकृति पूछी है, आवेश की मात्रा और प्रकृति, और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक आवेश दिया हुआ है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश दिया हुआ है। अब हम इसमें फार्मूले का यूज करेंगे। सूत्र Q इक्वल टू N इंटू E से N की वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू रखेंगे और यहाँ करेंगे कैलकुलेशन। तो 16 का पहाड़ा पड़ेंगे 8 बार, 16 अट्ठे 128 गुणित 10 की घात -9 19 10 की घात -19। तो ये एक अंक बाद दशमलव था तो मैंने लगा दिया। अब इसको वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे तो दशमलव खिसकाएंगे बाईं तरफ, और कितना खिसकाएंगे, 1 अंक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी दशमलव बाईं तरफ खिसकता है 10 की घातें प्लस के रूप में बढ़ती हैं, जितने अंक खिसकेगा उतनी पावरें बढ़ जाएंगी। तो 1 अंक यहाँ खिसकता है तो 1.28 और यहां हो जाएगा -19। तो यहां पहले ही से था और एक पावर बढ़ गई तो +1। तो कुल मिलाकर के आवेश आ गया 1.28 गुणित 10 की घात -18 कूलम, 18 कूलम। ये आवेश की बच्चों मात्रा है। अब प्रकृति के बारे में थोड़ा हम रीजन भी लिख देते हैं, चूंकि चालक पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की क्या है बच्चों, कमी है। सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः चालक पर आवेश की प्रकृति धनात्मक होगी।
चालक पर आवेश की प्रकृति धनात्मक होगी। इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू प्लस 1.28 गुणित 10 की घात -18 और मात्रक आ जाएगा कूलाम। दैट्स आंसर। तो अब मैं समझता हूं कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसका जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट और अपनी कॉपी में करिए नोट। अब बच्चों आगे के क्वेश्चनों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। मैंने लिख रखा है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यानी कि यहां पर एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए बच्चों कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो बात वहीं से स्टार्ट करते हैं कि बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखें बच्चों क्वेश्चन में आवेश दिया हुआ है, गिवन में लिखेंगे Q बराबर 1 कूलाम। हमें 1 कूलाम आवेश दिया हुआ है और इस 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये हमें पता करना है। तो हम जाएंगे उसी फार्मूले पर Q इक्वल टू Ne पर, वहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता चलेगी। देखिए बच्चों सूत्र Q इक्वल टू N इंटू E से N बराबर Q अपॉन E। N इक्वल टू Q अपॉन E। अब यहाँ Q कितना है पता है 1 कूलाम, E कितना होता है ये मैंने आपको बताया है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। तो देखें बच्चों Q 1 है, E है 1.6 गुणित 10 की घात -19। यहाँ राइट डाउन कर देंगे E इक्वल टू 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। ये E की वैल्यू होती है। अब इसकी हम करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या होगा, ये पावर हमारी ऊपर जाएगी, आप जानते हो पावर ऊपर जाएगी तो इसका साइन जाएगा बदल, ये हो जाएगा 10 की घात 19 और अपॉन में रहेगा 1.6। अब इसको हम कैसे लिखेंगे 1/1.6। थोड़ा यहां पर ऐसा कर लेते हैं बच्चों 1/1.6 गुणित 10 की घात 19। यहां से दशमलव हटाया तो ऊपर कितना हो गया 10, तो आ गया 10/16। अब हम क्या काम करेंगे कि 10 16 से कम है तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे। ये जीरो कहां से लेंगे 10 की घात 19 से लेंगे। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें 10 गुणित 10 तो अब यहां क्या रह जाएगा, यहां रह जाएगा 10 की घात 18। ये आप जानते होंगे कि 10 की घात 19 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणित 10 की घात 18। यहाँ 10 की घात 1 है और गुणा में पावर जुड़ती है तो इसको हम 19 को क्या लिख सकते हैं 1 + 18 यानी कि 10 की घात 1 गुणित 10 की घात 18। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 100/16 गुणित 10 की घात 18। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब इसकी जरा करते हैं कैलकुलेशन। हाँ अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है बच्चों ये पावर मैंने कैसे तोड़ी है तो जरा देखो 10 की घात 19 इक्वल टू 10 की घात 18 गुणित 1। इसको हम लिखेंगे 10 की घात 18 गुणित 10 की घात 1 यानी कि 10 की घात 18 गुणित 10 और इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है 10 गुणित 10 की घात 18। यही चीज मैंने यहाँ पर राइट डाउन की हुई है ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। अब 16 का 100 में भाग देंगे तो देखो 16 का जब हम 100 में डिवीजन करते हैं ये n है बच्चों, तो 16 का जब 100 में डिवीजन करते हो तो 16 96 बचता कितना है 4। डेसिमल यहाँ आएगा और यहाँ से 0 नीचे ले आएंगे तो 16 दूनी 32 8 बचेगा, फिर एक 0 नीचे लाएंगे तो 16 5 80। तो कुल मिला के आता है 6.25 6.25।
गुणित 10 की घात 18, यानी कि एक कूलाम आवेश जो होता है उस एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है वो 6.25 गुणित 10 की घात 18 होती है। इसको आप याद भी रख सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाता है। तो अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया जा रहा है, एक तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आई दे रहा है हमको, I इक्वल टू 2.5 एम्पियर। आगे कहा जा रहा है तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो समय दिया जा रहा है, तो T इक्वल टू यहां दे रहा है 20 मिनट। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है, यानी कि n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप देखो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उससे पहले क्या पूछा जा रहा है, q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कौन सा q, जो 20 मिनट में प्रवाहित हो रहा है। तो 20 मिनट को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकंड में, तो इसमें 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब बच्चों इसको मैं साफ किए दे रहा हूं, इसकी अगर आपको लगता है इस कैलकुलेशन को आपको समझना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसे अभी साफ करने जा रहा हूं। आप जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कर सकते हैं। तो देखो मैंने इसको समय को चेंज कर लिया किसमें, सेकंड में। अब फार्मूले का हम यूज करेंगे। देखो आपको मैंने एक फार्मूला बताया है, ध्यान करो, सूत्र I बराबर Q अपॉन T। ध्यान है आपको, विद्युत धारा I इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I गुणित T। I कितना हमारे पास 2.5, T कितना है 20 गुणित 60, 20 गुणित 60। अब यहां इसकी कैलकुलेशन कर लो, इसका गुणा करो यहाँ पर 2.5, इन दोनों का गुणा करो, 6 दूनी 12, 2 जीरो आ जाएंगे। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो सबसे पहले 2 जीरो, फिर 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। अंक दशमलव बच्चों एक अंक के बाद है, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। कुल मिलाकर के Q इक्वल टू आ गया हमारे पास 3000, और Q का मात्रक बच्चों क्या होता है, कूलम। तो जो समय दिया हुआ है 20 मिनट, 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, 3000 कूलम आवेश 20 मिनट में प्रवाहित होता है। अब बच्चों प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है प्रति सेकंड, तो इसके लिए बच्चों फार्मूला हम यूज करेंगे। ध्यान करिए मैंने आपको बताया था n इक्वल टू, ध्यान करो बच्चों, ये फार्मूला ये था अभी मैंने जो बताया है, I इक्वल टू एन ई अपॉन टी। यहां से बताया था n इक्वल टू I इंटू टी बटे ई। अब यहां पर हम फार्मूला यही लिखेंगे, n इक्वल टू I इंटू टी अपॉन ई से। अब यहां पर बच्चों प्रति सेकंड की बात हो रही है, प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड के लिए देखो I की वैल्यू 2.5 प्रति सेकंड, यानी कि T इक्वल टू 1, E इक्वल टू 1.6 गुणित 10 की घात -19। यहाँ पे आप लिख देंगे T इक्वल टू 1 सेकंड, क्योंकि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों देखो 2.5 बटे 1.6, ये ऊपर चला जाएगा तो इसी पावर हो जाएगी प्लस की, दशमलव से दशमलव मैंने हटा दिया। अब 16 का भाग देंगे हम किसमें, 25 में, तो यहां से आ जाएगा n इक्वल टू 16 एकम 16, बचेगा कितना 9।
90 हो जाएगा, आप भाग दे के देख भी लें। 16 एकम 16, 9 बचेगा, दशमलव यहाँ लगेगा, 90 होगा, 16 80, ठीक है 10, फिर 100 हो जाएगा, 16 96। तो 1.56 गुणित 10 की घात 19 गुणित 10 की घात 19, तो ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1.56 गुणित 10 की घात 19, तो ये प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो 1.56 गुणित 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे कॉपी में करिए नोट। अब बच्चों आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो आपके सामने बोर्ड पर मैंने राइट डाउन किया है। इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करने की प्रोसेस आपको समझाते हैं। बच्चों क्वेश्चन है, समान लंबाई की एक ही पदार्थ के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहले तार का प्रतिरोध 4.5 ओम है तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो बच्चों ये क्वेश्चन विशिष्ट प्रतिरोध से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? विशिष्ट प्रतिरोध से। और बच्चों इसमें दिया क्या है, इसको सबसे पहले हम नोट करेंगे। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन गिवन क्या दे रहा है मुझको, दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात, तो त्रिज्याएं मान लेंगे R1 R2, तो R1 R2 का अनुपात है हमारे पास 2:3। इट मीन्स हमको दिया जा रहा है R1 बटे R2 इक्वल टू 2/3। और पहले तार का प्रतिरोध दिया जा रहा है। पहले तार के प्रतिरोध को मान लेंगे R1, जो है हमारे पास 4.5 ओम, और दूसरे तार का प्रतिरोध मुझसे पूछा जा रहा है। और हमें बताया जा रहा है कि दोनों तार समान लंबाई के हैं और एक ही पदार्थ के हैं। अब देखो सूत्र R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए से, ये फार्मूला मैंने आपको बताया, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए से। देखिए अब देखिए बच्चों, चूंकि दोनों तार समान लंबाई व एक ही पदार्थ के हैं, अतः देखिए बच्चों यहां पर समान लंबाई यानी कि एल दोनों की समान है, पदार्थ एक ही है यानी कि दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध रो कैसा होगा? समान होगा। बच्चों पदार्थ से सीधा सीधा संबंध होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। अगर पदार्थ समान है तो इसका मतलब है कि विशिष्ट प्रतिरोध भी तारों का समान रहेगा। अतः प्रथम तार के लिए तो प्रथम तार का प्रतिरोध मान लेंगे R1, तो विशिष्ट प्रतिरोध तो समान रहेगा, तो रो की जगह रो, लंबाई L भी समान रहेगी, बदलेगा क्या? परिच्छेद क्षेत्रफल, इसको मान लेंगे A1, तथा द्वितीय तार के लिए अब इसका प्रतिरोध मान लिया मैंने R2, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा रो L अपॉन A2। बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध समान इसलिए है क्योंकि पदार्थ समान है और लंबाई भी उसमें समान दी हुई है। तो अब R1 R2 में हमें रिलेशन निकालना है। बच्चों हम क्या काम करेंगे, R2 में R1 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अतः मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? R2 की। अतः R2 इक्वल टू R1, R2 की वैल्यू पुट करेंगे, रो
एल अपॉन A2 और नीचे क्या हो जाएगा रो एल अपॉन A1। तो अब बच्चों आप समझ रहे होंगे ऊपर अब हो जाएगा रो एल इंटू A1 और नीचे हो जाएगा रो एल इंटू A2। तो रो एल से रो एल कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया R2 R2 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 इक्वल टू A1 अपॉन A2। ये रिलेशन आ गया। अब बच्चों A1 A2 के हैं तारों के परिच्छेद क्षेत्रफल और तार का परिच्छेद क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो पहले तार का परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होगा A1 इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। तार जो होता है बच्चों आपने देखा होगा इस तरह का होता है, तो इसका ये परिच्छेद क्षेत्रफल होता है वृत्ताकार। अब तार की अगर त्रिज्या मैंने कितनी सपोज की है R, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। परिच्छेद कैसा होता है तार का बच्चों वृत्ताकार होता है, इस कारण से परिच्छेद क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पहले तार का परिच्छेद क्षेत्रफल, चूंकि पहले तार की त्रिज्या R1 हम कंसीडर कर रहे हैं, तो पहले तार का परिच्छेद क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर और दूसरे तार का परिच्छेद क्षेत्रफल A2 क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। अतः क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1, यहाँ हो गया पाई R1 स्क्वायर और नीचे हो गया पाई R2 स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास आया R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है वो आ रहा है R2 अपॉन R1 इक्वल टू स्मॉल r1 अपॉन स्मॉल r2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब भी कहीं ऐसी कंडीशन हो कि तार एक ही पदार्थ के हों, समान लंबाई के हों, तो उनके प्रतिरोधों के कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने इस फार्मूले की स्थापना आपके सामने करके बताई कैसे आता है ये फार्मूला। अब बच्चों देखो, आप यहाँ इतना राइट डाउन करने के बाद में ये फार्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते थे। यहाँ आप लिख सकते थे कि दोनों तार समान लंबाई व एक ही पदार्थ के हैं, अतः R2 अपॉन R1 इक्वल टू स्मॉल r1 अपॉन स्मॉल r2 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं और R2 की वैल्यू हम डिटरमिन करते हैं, देखते हैं क्या आती है। R2 अपॉन R1 की वैल्यू 4.5, स्मॉल r1 अपॉन स्मॉल r2 इसकी वैल्यू 2/3, इसका हो गया होल स्क्वायर यानी कि 4/9। तो हमारे पास आ रहा है R2 अपॉन 4.5 इक्वल टू 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 इक्वल टू 4 गुणे 4/9, 9 से ये काट देंगे, 9 पना 45, 0.5। ठीक, तो R2 इक्वल टू आया 0.5 इंटू 4 पंचे 20 यानी कि 2 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है 2 ओम। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि क्वेश्चन को लगा पाना बहुत कठिन नहीं है, आसान है। एक बार आप प्रोसेस इसकी समझ लें फिर आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे कॉपी में नोट करो। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें बच्चों। बोर्ड पर लिखा हुआ है यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। इसको बच्चों आप ऐसे समझो कि एक तार है, मान लो ये तार है, इसका परिच्छेद ये है। आप जानते हो कि तार का परिच्छेद कैसा होता है बच्चों, वृत्ताकार होता है। यहां पर इसकी लंबाई L1 मान लें, लंबाई हम मान लें L1 और परिच्छेद क्षेत्रफल मान लें A1। अब क्या हो रहा है कि इसको खींचा जा रहा है और खींच करके इसकी लंबाई को पहले की तुलना में कितना किया जा रहा है 3 गुना
कितना किया जा रहा है बच्चों, 3 गुना किया जा रहा है। तो हम अपनी ओर से मान लेते हैं कि इसकी लंबाई हो गई है L2 और इसका परिच्छेद क्षेत्रफल हो गया A2। अब बच्चों यहाँ पर चूंकि तार को खींचा ही जा रहा है, तार नहीं बदल रहा है, तो यहाँ पर तार का जो आयतन है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ तार का आयतन नियत रहता है, अतः पहले तार का आयतन V1 इक्वल टू दूसरे तार का आयतन। आयतन क्या होता है, परिच्छेद क्षेत्रफल में लंबाई का गुणा कर दो। तो पहले तार का परिच्छेद क्षेत्रफल है A1 और लंबाई L1, तो यहाँ हो जाएगा A2 इंटू L2। तो यहाँ L और A में रिलेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, L1 अपॉन L2 इक्वल टू A2 अपॉन A1, ये रिलेशन यहाँ आ रहा है। तो इसको ध्यान में हम रखेंगे, इसको चाहो तो समीकरण मान लो फर्स्ट, ठीक है। अब देखो मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, सूत्र R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A से। अब देखो तार का पदार्थ भी नहीं बदल रहा है, तो रो भी यहां कांस्टेंट रहेगा, यानी कि विशेष प्रतिरोध भी दोनों तारों के लिए समान रहेगा। प्रथम तार के लिए क्या हो जाएगा, R1 रो इंटू L1 अपॉन A1 तथा R2 इक्वल टू रो इंटू L2 अपॉन A2। हम यहाँ इस बात का जिक्र कर सकते हैं चूंकि तार का पदार्थ नहीं बदलता है, अतः रो नियत रहेगा। ठीक, अब जरा हम R2 अपॉन R1 की वैल्यू डिटरमिन करते हैं। R2 अपॉन R1, R2 की वैल्यू क्या है, रो इंटू L2 अपॉन A2, ये 2 है बच्चों। R1 क्या है, रो L1 अपॉन A1, तो रो से रो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आएगा, L2 इंटू A1, यहाँ L1 इंटू A2, L1 इंटू A2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये है क्या हमारा R2 अपॉन R1, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा R1। अब यहां पर देखो बच्चों ये मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। यहां पर थोड़ा वर्क कर लेते हैं बच्चों, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसे ऐसे कर लेते हैं। यहां से अगर हम इन दोनों को पलट दें तो क्या हो जाएगा, L2 अपॉन L1 इक्वल टू A1 अपॉन A2, L2 अपॉन L1 इक्वल टू A1 अपॉन A2, और इसी को मान लें समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहां देखिए, यहां बच्चों L2 की जगह पे L2, L1 की जगह पे L1, A1 अपॉन A2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, L2 अपॉन L1। तो अब यहां आ जाएगा बच्चों L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, L2 अपॉन, अब यहां आ जाएगा बच्चों L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर।
अब बच्चों हमें ध्यान रखना है, क्या है, तार की लंबाई दी हुई है L2 इक्वल टू 3L1। क्या दिया हुआ है, L2 इक्वल टू 3L1। अब यहां हम लिखेंगे R1 इंटू ये है 3L1 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो R1 और ये क्या है 3 का स्क्वायर, यानी कि R1 गुणित 9। इसका मतलब हो गया कि R2 इक्वल टू 9 इंटू R1। R2 इक्वल टू 9 इंटू R1। इसका मतलब है, हम रिजल्ट को यहाँ पे लिखे दे रहे हैं बच्चों, रिजल्ट को यहाँ पर लिखे दे रहे हैं इस बॉक्स में। अतः तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा बच्चों, 9 गुना हो जाएगा। दैट्स आंसर। यहाँ पर आप ये बात लिख सकते हैं, यहाँ रिलेशन जो है L2 इक्वल टू 3L1। L2 क्या है, 3L1 है। तो इस तरह से बच्चों आसानी से इस जटिल क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे करो कॉपी में नोट। अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।